हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम ये सीरीज़ जो हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स की हमने स्टार्ट करी है और यहाँ पर इन क्वेश्चंस का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। JKSSB यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और हर क्वेश्चन को डिटेल में जो है एनालाइज किया गया है। सो हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which articles of the Indian Constitution cover the fundamental rights against exploitation? इसमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट के लिए एक आर्टिकल है जो किसके ऊपर बात करता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, किसी भी इंसान का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 23 to 24। ओके, बात करूं 29 और 30 आर्टिकल की। सो ये आर्टिकल बेसिकली मैंडेट करता है, आर्टिकल स्पेशली 29 मैंडेट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? बर्थ पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, सेक्स पे। तो इन जो क्राइटेरियाज हैं इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए। और आर्टिकल 30 की बात करूं तो ये मैंडेट करता है कि ऑल द माइनॉरिटीज़ जो वेदर based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution। तो कोई भी माइनॉरिटी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकती है और एजुकेशन परस्यू भी कर सकती है, नो मैटर वो कौन से रिलीजन का है। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करता है आर्टिकल 29-30। बात करूं आर्टिकल 17 और 19 की। सो देखो आर्टिकल 17 रिप्रेजेंट करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, कि किसी को भी जो है छूत के साथ हमें नहीं जो है वो चीज़ लानी है बीच में, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है। और आर्टिकल 19 बात करूं तो ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है आर्टिकल 19। अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ आर्टिकल 22 की। सो आर्टिकल 22 आपका बात करता है कि किस तरीके से जो राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम जो है वो किस तरीके से मिलना चाहिए हर इंसान को। सो दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट। आर्टिकल 23-24 जो है वो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। ओके, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बाकी के सारे आर्टिकल्स हमने डिटेल में जो हैं डिस्कस किए हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? बहुत इजी है, असम में जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है असम का, और यहाँ पर जो है काफ़ी बारी इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ये असम में है, राजस्थान में डेफिनेटली नहीं है। और इसकी मैं बात करूं तो इसका एरिया जो है इट इज़ अबाउट 858 स्क्वायर किलोमीटर्स। एक जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है गोलाघाट, ठीक है, गोलाघाट एंड नगाउन डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर लाई करता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी देखने को मिलती है? तो ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसरस जो है वो देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ भी पूछ लेते हैं वन हॉर्न्ड राइनोसरस कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सो काजीरंगा में ही जो है हमें देखने को मिलता है नेशनल पार्क में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से भी एक है। ठीक है, सो दिस वॉज आवर सेकेंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला जो है हमारा, विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज डिक्लेयर्ड क्लासिकल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें से क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसको दिया गया है? द करेक्ट ऑप्शन इज आपका ओडिया। ओडिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हिंदी तो है ही है। सो ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। लैंग्वेज की बात करूँ तो हमारे 8th शेड्यूल में जो है लैंग्वेज की बात होती है, और 8वें शेड्यूल में क्लासिकल लैंग्वेज की और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होती है। हमारे पास टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं।
ठीक है। और यहाँ पर रिसेंटली ही जो है ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। सो बेसिकली वी हैव 6 लैंग्वेजेस इन इंडिया, जिसमें से हमारे पास तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, ठीक है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया, ठीक है। अब ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इनको किस बेसिस पर जो है स्टेटस दिया जाता है, इसकी कितनी इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू कितनी है, कि कौन से, क्या ये लैंग्वेज इसकी कुछ बहुत पुरानी है। अगर कोई लैंग्वेज बहुत पुरानी है तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। इसके और क्राइटेरियाज इस तरीके से होते हैं कि इस लैंग्वेज के कम से कम आपको कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, और वो कुछ 5,000 या 10,000 साल पहले जो है हमें इस तरीके के रिकॉर्ड्स जो हैं अवेलेबल होने चाहिए। और अगर ये जो क्राइटेरियाज हैं ये फुलफिल हो जाते हैं तो उन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का एक स्टेटस दे दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर जो तमिल है, तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। सो तमिल को तो मिला ही मिला है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए तेलुगु, संस्कृत के भी क्लासिकल लैंग्वेज है, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। ओके, सो द क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बट क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे पास 6 ही हैं इस टाइम पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी। तो ये हिस्ट्री का अगेन क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी की बात करी है। पहले है चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। दूसरा है स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थर्ड है रॉलेट सत्याग्रह एंड फोर्थ इज अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे बताओ चंपारण सत्याग्रह जो है कौन से ईयर में आपको देखने को मिलता है। तो चंपारण सत्याग्रह हमारा 1917 में होता है, जहाँ पर चंपारण के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। उनको बोला गया था कि आपको इंडिगो प्लांट करना है, और वहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। सबसे पहला बारी जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था वो यहीं पर ही पार्टिसिपेट किया था, चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। दूसरा है स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो ये आपका शुरू हुआ है 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह की बात करूँ, बेसिकली 1920 में ही हमारा नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह की बात करूँ तो ये आपका 1919 में हमें देखने को मिला था, और इसी का ही रिजल्ट था। क्या रिजल्ट था हमारे पास इसका? आपका जो भी ये चीज़ें चली थी जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है। सो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ये उसी का ही जो है एक ओरिजिन था, बेस था। और उसके अलावा अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन तो भाई साहब कब आया है? 1928 में जो है साइमन कमीशन इंडिया में अराइव हुआ था। सो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट 1917 सबसे पहले इंडिगो प्लांटेशन, तो भाई साहब फर्स्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरा क्या है? स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मैंने आपको बताया 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये सेकेंड है, ये तो नहीं होगा। और ये थर्ड रॉलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू हुआ था, तो ये होगा। और तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1, 3, 2, 4। ओके, सो इस तरीके से हमने इस इवेंट्स को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द अमेंडमेंट डन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 22nd अमेंडमेंट इन 1985, ठीक है। तो 22nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। तो कौन सा जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी चेंजेस आई थी? सो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो इंक्लूड हुआ था। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो था ये आपको पता होना चाहिए, 22nd अमेंडमेंट हुआ था, इससे ऐड हुआ था। और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1985 में हुआ था। इसके अलावा साइटेशन जो है इसका आपको देखने को मिलेगा। अगर और यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ की जो इट वाज बाय 22nd अमेंडमेंट एक्ट
1 सेकेंड, इट शुड बी 50 सेकेंड। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे वही मैं सोच रही थी। सो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, 22nd नहीं है, ईयर करेक्ट है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1985 का, और यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंक्लूड किया गया था। और ये जो लॉ है इट लेड आउट द प्रोसेस फॉर डिसक्वालीफाइंग, किस तरीके से जो है हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी एक इलेक्टेड मेंबर को अगर वो ठीक से काम ना करें, या किसी पार्टी ने उसको डिफाई कर दिया है, या फिर उन्होंने जो है उसको निकाल दिया गया है, तो उसको किस तरीके से जो है डिसक्वालीफाई करना है मेंबर, इलेक्टेड मेंबर को। ठीक है, सो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये इंक्लूड किया गया था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। कौन से स्केड्यूल में आता है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये आया 10 स्केड्यूल में जो है ये ऐड किया गया है। ओरिजिनली हमारे पास 8 ही स्केड्यूल्स थे, उसके बाद अमेंडमेंट्स होती हैं, और हमारे पास जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में ऐड हुआ है, 11th और 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत ऐड हुए हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, सो इस तरीके से अमेंडमेंट्स होती हैं, चेंजेस आते हैं, और यहाँ पर 52nd है, 22nd नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटरडम डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट। ठीक है, सो मेटरडम जो डैम है इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर कावेरी, और ये कावेरी रिवर कहाँ पर है, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, सो यहाँ पर कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कावेरी रिवर जो है कहाँ पे फ्लो करती है, और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए तमिलनाडु से फ्लो करती है। ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया कौन सा है, मेत्तर डैम। ठीक है, और लार्जेस्ट इंडिया में भी है, और ऑब्वियसली तमिलनाडु में भी लार्जेस्ट है, कावेरी रिवर पे फ्लो करता है। ठीक है, बिल्ट हुआ था 1934 में, और कम से कम इसको 9 साल लगे थे। वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 9 साल लगे थे इसको बिल्ट होने में। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमें थोड़ी बातें इसकी पता होनी चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज, ओके ये हमने डिस्कस कर लिया, इज डिक्लेयर्ड क्लासिकल बाय द गवर्नमेंट, आंसर इज ओडियम। ठीक है, मैंने बाकी की 6 भी क्लासिकल आपको बता दी थी। ओके, विच ऑफ दीज पर्सनैलिटीज इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज, और योर करेक्ट ऑप्शन इज फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किसको बोला गया है, दादा साहेब फाल्के को जो है फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोला गया है। दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है वो भी नवाजा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, ये भी हमें पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी वॉज कॉल्ड, तो क्या बोलते थे उसको, रुपया बोलते थे। जो सिल्वर कॉइन शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था उनको क्या बोलते थे, रुपया बोलते थे। ठीक है, इनके टाइम पे देखो, सूरी डायनेस्टी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, सूरी एम्पायर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे, और शेरशाह सूरी जो थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर। ठीक है, सूरी एम्पायर के जो फाउंडर थे वो यही थे। ठीक है, और इनका जो कैपिटल था ये कहाँ पर था, सासाराम में था, और अभी की डेट में कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, इन्होंने करेंसी जो है रुपी यही इंट्रोड्यूस करी थी, सिल्वर कॉइन्स जो थे इंट्रोड्यूस किए थे, और अफ़गान रूलर थे, और इन्होंने जो मुग़ल एम्पायर था उसके ऊपर कंट्रोल किया था इन द ईयर 1540। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ हुई थी इनकी इन 1545 में, और इसके बाद इनके सन आए थे इस्लाम शाह जिन्होंने टेक ओवर किया था। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस करी। आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कानी शॉल हैंडीक्राफ्ट वैरायटी जो है ये कहाँ को बिलोंग करती है, कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जो लोग JNK से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। सो ये जम्मू एंड कश्मीर को जो है ये बिलोंग करती है कानी शॉल। ठीक है, सो कानी शॉल जो है इट इज़ एक्चुअली मेड फ्रॉम पश्मीना। ठीक है, पश्मीना से जो है हैंडलूम पर इसका काम होता है, और जम्मू और कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इसकी वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे पास जो भी शॉल्स की वैरायटी है, पश्मीना की वैरायटी कश्मीर में बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं।
मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विद क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो क्रेडिट के साथ एसोसिएटेड नहीं है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है स्टैम्प बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। सो बाकी सारी चीज़ें कोलैटरल इज जब तुम कुछ भी गिरवी रखवाते हो तो लोन में या फिर किसी तरीके से जो है पैसे वैसे क्या कुछ लोन लेना है, कुछ चीज़ें गिरवी रखवा रहे हो, इंटरेस्ट रेट भी वही है, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जिसको आप SLR भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ भी चीज़ें जो हैं या फिर आप बोल सकते हो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियोज, ठीक है। तो इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप गिरवी रखवा सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम बोल सकते हैं इसमें। ये कई बारी जो है बैंक्स RBI के पास गिरवी रखवाता है टू टेक लोन्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो प्रोवाइड होते हैं ताकि इतने रेट पर आपने जो है इतने इंटरेस्ट पे आपने पैसे वापस करने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्रेडिट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन अ स्टैम्प बाय फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रेडिट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन फुटबॉल? सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप। रणजी ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये आपकी एसोसिएटेड किसके साथ है? ये क्रिकेट के साथ आपकी एसोसिएटेड है। रिमाइंडर कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये SSC GD इन सब से जो है कंबाइन करके मैं क्वेश्चंस लिए हैं और ये एग्ज़ाम्स में रेगुलरली पूछे गए हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन, ठीक है। सो कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, ठीक है। सो स्कर्वी पहले तो जान लेते हैं क्या बीमारी है। सो स्कर्वी एक तरीके से अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी लोगों को जो है मसूड़े सड़ जाते हैं या यहाँ पर उनके दांत जो हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है, या किसी ना किसी तरीके से मसूड़ों में स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है विटामिन C की कमी से देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन C जो है आपको फ्रूट्स में मिलेगा देखने को, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स में भी आपको देखने को मिलता है। और अगर विटामिन C आपका पूरा नहीं है बॉडी में तो स्कर्वी के जो हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली विटामिन C आपको लेमन्स में बहुत देखने को मिलता है और इसमें आपको मोस्टली यू फील वेरी टायर्ड एंड वीक ऑल द टाइम, काफ़ी सिम्टम्स रहते हैं इसके, ठीक है। इरिटेटेबल होता है, सैडनेस रहती है पूरे टाइम में, जॉइंट पेन, लेग पेन, ठीक है, स्वोलन और ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं। सो इन सब चीज़ों से यूजुअली स्कर्वी का हमें बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in which Indian state is bamboo drip irrigation system a very old practice, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सी इंडियन स्टेट में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज मेघालय। मेघालय में जो है ये एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बैम्बू का बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, वो प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। मेघालय आपका ईस्टर्न साइड पर पड़ता है, ठीक है। मेघालय के साथ आपके जो है असम का बॉर्डर जुड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो भी ईस्टर्न साइड पे जो भी एरियाज़ आ जाते हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी देखने को मिलता है और बैम्बू का बहुत यहाँ पर यूज़ भी देखने को मिलता है यूजुअली ईस्टर्न साइड पर, ठीक है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी हार्ड कोर कोल ऑफ द बिलो, ठीक है। इसमें से हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल कौन सा है, ठीक है, तो वो हमें बताना है। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर एंथ्रासाइट, ठीक है। सो एंथ्रासाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है इन सब में से, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में बात करी है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है किसके बीच में हुआ था? ट्रीटी ऑफ पुरंदर देखो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं अफगान्स एंड पोर्टुगीज़, या फिर आपका दिया है
ईस्टर्न गंगास एंड चोलास, या फिर हमारे पास है नवाब ऑफ बंगाल, और वी हैव मुगल्स एंड मराठास। द करेक्ट ऑप्शन इज मुगल्स एंड मराठास। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है 1665 में साइन किया गया था, और एग्जैक्ट डेट है इसकी 11 जून 1665 में। ठीक है, और ये जो जय सिंह थे ये कमांडर थे मुगल एम्पायर के, और शिवाजी जो थे मराठास के लीडर थे, इनके बीच में जो है ये साइन हुआ था। एंड शिवाजी वॉज फोर्स्ड टू साइन द एग्रीमेंट आफ्टर जय सिंह, जो कि मुगल्स के कमांडर थे, उन्होंने जब शिवाजी को हराया था उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो साइन हुई थी। और इस ट्रीटी में शिवाजी ने कुछ फोर्ट्स अपने पास रखे। सो शिवाजी केप्ट 12 फोर्ट्स अलॉन्ग विद एन एरिया एंड इनकम ऑफ 1 लाख। ठीक है, और शिवाजी वॉज रिक्वायर्ड टू हेल्प द मुगल्स वेन एवर एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 12 फोर्ट रखे उन्होंने साथ में, और साथ में उन्होंने जो है कुछ इनकम 1 लाख तक की इनकम अपने पास रखी, और शिवाजी जो थे उनको हेल्प करनी थी मुगल्स की जब भी जहाँ पर भी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी जो कि साइन हुई थी 1665 में बिटवीन द मुगल्स एंड मराठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मोशन इज पास इन द पार्लियामेंट टू रिमूव द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो कौन सा जो है मोशन पास करना पड़ता है टू रिमूव द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन इम्पीचमेंट मोशन, कट मोशन, सेंसर मोशन, या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन और इम्पीचमेंट में से यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, देखो इम्पीचमेंट मोशन जो है ये प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए काम आता है अगर प्रेसिडेंट जो है ठीक से काम ना करे। ठीक है, और उनको जो उनकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले रिमूव किया जा सकता है ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और ये कब ही हो सकता है अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से वायलेट किया है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये कहीं पर भी किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है। द हाउस इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय लेवलिंग द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। ओके, सो ये कुछ बातें हैं। और अगर आपसे बात करें हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो ही वो रिमूव करे जा सकते हैं, ओनली बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। और ये आपका कौन सा मोशन हो जाता है, ये हो जाता है आपका इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कौन सा आर्टिकल जो है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, या वहाँ पर बात दी है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। सो आर्टिकल 76 मेंशन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ द आर्टिकल 76 बेसिकली मेंशन करता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के, और यही लीगल एडवाइस करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 78 की तो वो प्राइम मिनिस्टर की पावर की बात करता है। ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि कौन सा आर्टिकल जो है वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो 76 और 78 का मैंने बता दिया बिकॉज वो भी इसके साथ रिलेटेड है। अटॉर्नी जनरल को जो हाईएस्ट ऑफिसर माना जाता है ये हमारे आर्टिकल 76 में अच्छी ठीक तरीके से निर्धारित दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल मैंने आपको 78 की भी बात करवाई, तो 78 जो है वो बात करता है प्राइम मिनिस्टर के पावर की, और प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of these is an organization that promotes sustainable management and conservation of tropical forest? ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ करेंसी नोट्स इन इंडिया? तो इंडिया में करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई इशू करता है। ठीक है, तो देखो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स भी जिसको हम बोलते हैं, ये जितने भी आपकी करेंसी नोट्स हैं यही इशू करता है।
जो भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, किस तरीके से महंगाई को रोकना है, ठीक है। तो जो रेपो रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अगले हमसे पूछा गया है विच ऑफ दी व्हाट इज़ द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ द पीएच स्केल। तो एक पीएच स्केल होता है जो हमें बताता है कि ये एक सब्सटेंस है या कुछ भी चीज़ है वो कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रल स्केल जो है कि ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो क्या डिसाइड करता है? सो वो आपका एक नंबर है, अगर 7 के बराबर है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ द पीएच स्केल। सो इट शुड बी इक्वल टू 7, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री का है, बनानास टर्न ब्राउन इन कलर बिकॉज, ठीक है। तो बनानास ब्राउन क्यों होते हैं कलर में? बिकॉज एयर रिएक्ट्स विद एंजाइम्स इन द बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द बिलो कैन एन एक्साइज ड्यूटी बी चार्ज। तो एक्साइज ड्यूटी हमेशा ना मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है, एक तरीके का टैक्स था जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि इनमें से किस में जो है एक्साइज ड्यूटी चार्ज करी जा सकती है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगेन मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग पर ही लगता है एक्साइज ड्यूटी, तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगला क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमने सारे आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर, ओके। सो थैंक यू देन, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में फॉर फर्दर इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच।